हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो कल हमने 4 टेक्निक भी पढ़ ली थी। अब हमारे पास 3 टेक्निक पेंडिंग है और बेटा फिर हम फ्योल के प्रिंसिपल पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। टेलर की 3 टेक्निक रहती हैं बेटा, सब सामने देखेंगे, आराम से समझेंगे इन तीनों टेक्निक को। जो मैंने तीनों टेक्निक छोड़ी हैं बेटा वो बड़ी टेक्निक है, तो टारगेट बड़ा जरा सा है। 3 टेक्निक करने के बाद फ्योल का एक प्रिंसिपल, ये 4 कर लो आज, मुझे लगेगा बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सबसे पहले 7th नंबर पर आपके नोट्स में एक टेक्निक लिखी गई है, डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम। मैं इसकी चर्चा शुरू करूंगा। डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम। लो बेटा, आराम से समझना इसको। सबसे पहले बेटा पीस वेज की बात कर लेते हैं कि ये पीस वेज क्या चीज होती है। अब वो किसी भी एम्प्लॉय को ना सैलरी देने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो हम एम्प्लॉय को कहते हैं तेरी सैलरी है डैश अमाउंट पर मंथ, 60,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। एक तो तरीका ये होता है सैलरी देने का। एक एम्प्लॉय को हम कभी कभी ऐसे भी सैलरी ऑफर कर देते हैं कि आपकी सैलरी है 100 रुपी पर यूनिट। 100 रुपी पर यूनिट, 100 रुपए एक यूनिट के मिलेंगे। जितनी बनाओ उसके हिसाब से ले जाओ पैसे। आज 10 बनाओगे 1,000 ले जाओ, आज 15 बनाओगे 1,500 ले जाओ। जितनी भी बनाओगे उसके हिसाब से पैसे ले जाते हैं बेटा। ऐसी सैलरी को हम पीस वेज बोलते हैं। When your salary or wages is linked with the production, it is known as piece wage. पीस वेज का मतलब समझ में आया? अब मैं आगे बढ़ू। अब वो इसका नाम है टेक्निक का डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब डिफरेंस डाल दो पीस वेज में। ऐसा क्यों कह रहा है टेलर बेटा, ये समझ लो लॉजिक क्या है। बाबू एक आदमी ना, मैं पहले बैकग्राउंड में जाकर इसका बेस बता रहा हूं कि ये टेक्निक आई क्यों टेलर के दिमाग में। एक आदमी ना बहुत मेहनत करता था एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो समझता था ऑर्गेनाइजेशन में मैं नौकरी नहीं कर रहा, ये मेरी है। बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके कंपेनियन 4-5 लोग वो बहुत कम मेहनत करते थे और उसको बुली करते थे कि हम तेरे से आधा भी काम नहीं करते और तू हमारे से डबल से भी ज्यादा काम करता है। क्या क्या मिलता है तुझे? सैलरी तो हम सबकी बराबर ही है ना बेटा। अगर ऐसे आप किसी को डीमोटिवेट करोगे, क्या अगले दिन से वो काम करेगा? उसे भी लगेगा सैलरी तो सबको बराबर मिलती है, क्या करना काम करके। उसने भी छोड़ दिया काम करना। तो टेलर ने सजेस्ट करा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशियल पीस वेज। क्या होता है डिफरेंशियल पीस वेज समझना। और ये बेटा बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आज आपको सच में लगेगा भैया ये जो बंदा है ना ये बहुत ही खतरनाक है, टेलर बहुत ही खतरनाक। आज आपको सच में इसकी पावर समझ में आएगी बेटा। टेलर कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय 2 कैटेगरी के होते हैं, एफिशिएंट वर्कर्स, एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर वो जो स्टैंडर्ड अचीव करते हैं और अबव स्टैंडर्ड काम करते हैं। बाबू या तो स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं या अबव स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, ऐसे सभी वर्कर को बोलते हैं एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है। और जो वर्कर बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं उनको बोलते हैं इनएफिशिएंट वर्कर। टेलर ने कहा एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के पीस वेज में डिफरेंस डाल दो। इनको ऑफर करो आप हाई पीस वेज, हाई पीस वेज, और इनको ऑफर करो लो पीस वेज। टेलर कहता है इतना करके देख लो, एक ही दिन में सब सुधर जाएंगे। ऐसा क्या बाबू? एग्जांपल से जरा समझते हैं इसको और क्लैरिटी से कि ऐसा क्या होगा कि एक ही दिन में सुधर जाएंगे इनएफिशिएंट वर्कर। बाबू टेलर ने कहा लेट सपोज कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड है 25 यूनिट्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड हो गई, स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया 25 यूनिट का। ठीक है, हाई स्पेस इज डिसाइडेड एट 200 per unit and low piece wage decided at 150 per unit.
एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ने पूरी 25 यूनिट बनाई। बाबू इस वर्कर को क्या बोलूं मैं, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? क्यों एफिशिएंट क्यों बोलूं? क्योंकि इसने स्टैंडर्ड अचीव किया। अगर कोई भी स्टैंडर्ड अचीव करेगा या अबव स्टैंडर्ड काम करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंट वर्कर। ये एम्प्लॉय एफिशिएंट है कि नहीं? बिल्कुल एफिशिएंट है, स्टैंडर्ड जितना था उतना काम कर दिया इसने। इसको क्या मिलना चाहिए, हाई पीस वेज और लो पीस वेज? हाई पीस वेज। इसको हमने दिए, इसने 25 यूनिट बनाई, 200 रुपए पर यूनिट दिए, इसको आज के रुपए मिले 5000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक एम्प्लॉय इसने 24 यूनिट बनाई, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट क्यों? बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है, जितना स्टैंडर्ड उससे कम काम कर रहा है, बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है। इसको क्या मिलनी चाहिए, हाई पीस वेज और लो पीस वेज? लो पीस वेज। लो पीस वेज दे दिया हमने इसको 150 पर यूनिट, 3600। फेलियर टू मीट दैट टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट रिजल्ट इन अ टोटल लॉस ऑफ 1400। एक यूनिट कम बनाई, नुकसान कितना, 1400 रुपए। कहते ये 1400 रुपए ना, इसको अगले दिन से मोटिवेट रखेंगे कि कुछ भी ना करूं, एक यूनिट नहीं फालतू बनानी मुझे, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड जरूर अचीव करके जाना, वरना बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। एक यूनिट कम बनाने में 1400 का लॉस है। 24 बनानी थी तो एक और बना लेता। मैंने क्या बोला था, ये टेक्निक पढ़ के आपको समझ में आएगा कितना खतरनाक आदमी है, क्या क्या सोच रखा है उसने। तो होता है एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर की ना इस पेज में हमेशा रखो। हमेशा इनएफिशिएंट वर्कर मोटिवेटेड रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट नहीं छोड़ना, हमेशा स्टैंडर्ड अचीव करके जाना। समझ में आया फिर एग्जांपल? कितना क्लियर है थॉट में टेलर? आगे बढ़ाएं बात को, बढ़ जाए। मुझे पेपर बनाना हो, मेरी फेवरेट टेक्निक है ये, फेवरेट। बाकी मुझे तो बनाना नहीं, जिसको बनाना है वो सोचेगा। तो पहली टेक्निक पर आ जाओ, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बाबू ये टेक्निक बड़ी है, 15 to 20 मिनट लगेंगे एक ही टेक्निक को पढ़ने और समझने। ठीक है जी, चलो जी सामने देखना सब। पहले बेटा टेक्निक को उसके नाम से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम आप मेरे साथ साथ बना लेना। बाबू टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। मतलब बेटा इस पूरी टेक्निक में ना फॉर्मेन के फंक्शंस बताए गए हैं। ये फॉर्मेन क्या होते हैं बेटा, एक पोस्ट है लोअर लेवल की। मैंने भी शायद परसों या तरसों बोला था लोअर लेवल की कुछ पोस्ट के बारे में, सुपरवाइजर, फॉरमैन, इंस्पेक्टर, मैंने ऐसी कुछ पोस्ट बोली थी। तो वो इस पूरी टेक्निक में फॉरमैन के फंक्शन समझाए गए हैं। आपको आज पूरा आइडिया लग जाएगा फॉरमैन कौन कौन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, सेम डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया गया, एनसीईआरटी से कट कॉपी पेस्ट डायग्राम बना रहा हूँ। आपके नोट्स में नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है। मैंने कहा था आपको कि कुछ पेपर आप ब्लैंक पेस्ट कराएंगे, वो उन ब्लैंक पेपर पे बनाना शुरू करना। एक पेज ले लेगा कम से कम डायग्राम, या पौना पेज आपका। ठीक है जी, बनाना शुरू करो मेरे साथ साथ डायग्राम।
तो बोला बस सामने देखना है, टेक्निक से समझने की कोशिश करो। ठीक है जी। पेपर में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है, ठीक है, जब मार्क्स में नजर आता है, किसी न किसी फॉर्म का कोई ना कोई क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, तो टेक्निक काम की है, ढंग से समझना बेटा। टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मेटशिप, और बेटा ये दिए गए हैं फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक लोअर लेवल की जॉब पोजीशन है। टेलर कहता है कि प्लान करने वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अलग होने चाहिए, और एग्जीक्यूट करने वाले लोग हमेशा अलग होने चाहिए। प्लान अलग लोग करें और एग्जीक्यूट अलग लोग करें। कहता है अंडर अ फैक्ट्री मैनेजर, 2 personnel would work, namely planning in charge and production in charge. Under planning in charge, 4 personnel would work, namely instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk and disciplinarian. बाबू आराम से सुनते जाना। टेक्निक का नाम फंक्शनल फॉर्मेटशिप है। अब मैं फॉर्मेट में फंक्शन बोलने वाला हूँ, यही सबसे काम की बात है। कहता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वुड ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर। ये क्या करता है बेटा? वर्कर को इंस्ट्रक्शन देता है। वर्कर आ रहे हैं, सोच पे फटाफट से वीडियो में आ रहे हैं, बताएगा कौन कहाँ काम करेगा। आज भैया बहुत काम है ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ काम करेगा ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को बताता है। रूट क्लर्क विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का रूट क्या होगा? कई बार बेटा एक प्रोडक्ट बनने में बहुत सारी प्रोसेसेस लगती हैं। एक बात बताओ, कार एक बहुत बड़ी मशीनरी है कि नहीं है? आपको पता है पहले क्या जोड़ा गया? अंदर से बोनेट खोल के देख लो, आपको पता पहले क्या लगाया होगा उन्होंने? कौन बताता होगा कि पहले क्या लगेगा, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या? पूरा रूट स्पेसिफाई करता है रूट क्लर्क। समझ में आई बात? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, कि प्रोडक्शन कितने टाइम में हो जाना चाहिए, कितने कॉस्ट में हो जाना चाहिए, ये सब कौन बताता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एंड डिसिप्लिनरियन एंश्योर डिसिप्लिन अमंग वर्कर। वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, ये जिम्मेदारी डिसिप्लिनरियन की होगी। समझ में आ रही है सारी बात? हमें अगर ये डायग्राम आपको रटा पड़ा है ना, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। आपको भी पता है मैं सिर्फ डायग्राम बोल रहा हूं। अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज 4 personnel would work, namely speed boss, gang boss, repair boss and inspector. Speed boss ensure timely and accurate completion of the job. बेटा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने ना टाइम और कॉस्ट शीट बना के दी है, इतनी टाइम इतनी कॉस्ट में प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। स्पीड और इंश्योर करता है कि उतनी टाइम में उतनी कॉस्ट में वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं। ये एग्जीक्यूशन वाले बंदे हैं सारे, ये सब प्लान कर रहे थे, ये सब एग्जीक्यूट करा कर रहे थे। ठीक है जी बाबू। गैंग बॉस और रिपेयर बॉस में एक बड़ा माइन्यूट सा फर्क है, आराम से इस फर्क को समझ लेना। गैंग बॉस क्या करता है? कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन ऑन डेली बेसिस। बेटा गैंग बॉस क्या होता है? वर्कर के आने का समय 10 बजे है, 10 बजे प्रोडक्शन शुरू होता है, गैंग बॉस 9 बजे आता है। प्राइमा फेशिया सारी मशीन को चेक करता है, सब में ऑयलिंग ग्रीसिंग देता है कि कोई मशीन का कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं कर जाएगी वर्कर को। ये क्या करता है? मशीन और टूल को रेडी करता है फॉर ऑपरेशन ऑन डेली बेसिस। और रिपेयर बॉस रहता तो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इसकी जरूरत एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद पड़ती है, या मशीनरी के ब्रेकडाउन होने पर। आपको पता है ना बेटा, हम एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद अपने एक्टिवा को, वो भी एक मशीन है, उसकी रिपेयर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद सर्विसिंग कराते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन भी कराती है। तो ये तो डेली बेसिस पे इसकी जॉब है, इसकी जॉब डेली बेसिस पे नहीं है, या तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद है, या बेटा अगर किसी मशीन पे कोई कमी आ गई है तो है इसकी जरूरत। मैं हमेशा इस चीज में एक एग्जांपल देता हूं कि बाबू किसी भी ट्रेन के इंजन को देख लो, 6 महीने तक बंद नहीं होता, वो एक बार स्टार्ट हुआ तो 6 महीने तक बंद नहीं होता। 6 महीने के बाद बंद होगा, सीधा वर्कशॉप में जाएगा, उसके ऊपर काम होगा,
15 दिन 20 दिन, फिर वापसी आएगा, फिर 6 महीने तक बंद नहीं होगा। एक ही बार होती है सर्विसिंग रिपेयर। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और इंस्पेक्टर इसकी जॉब क्या है बाबू? ये अरेस्ट करता है बाबू, ये फिनिश गुड इंस्पेक्ट करता है, जैसे कि इसका नाम है इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्ट करता है फिनिश गुड्स को। वर्कर फिनिश गुड्स बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर शेप साइज में बन रहे हैं कि नहीं, ये इंस्पेक्ट करेगा। और अगर कोई प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया है तो ये साइड कर देता है कि वो मार्केट में बिकने नहीं जाएगा, डिस्कार्ड कर देंगे हम उस यूनिट को। कहता है एक वर्कर को अपनी जिंदगी में इन 8 फॉर्मेट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं, ऐसा टेलर बोलता है। ये है फंक्शनल फॉर्मेट। समझ में आई बात? मैं फटाफट से समरी बना देता हूँ इसकी थोड़ा स्पीड पर। मेरे साथ साथ एक चीज और देख लो उससे पहले। तो वो याद है मैं एक चार्ट बना रहा था आपके साथ साथ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और वर्कर। बना दिया मैंने, 2-3 बार बना दिया अभी आपके सामने। बाबू सारे मैनेजर मिडिल लेवल पे काम करते हैं, ये रही कहानी, ये मिडिल लेवल की पोस्ट है। ये सारे के सारे फॉरमैन एक ही लेवल पे काम करते हैं, ये लोअर लेवल पे काम करते हैं। और ये रहा वर्कर। ये चार्ट उसके अकॉर्डिंग भी है, ठीक है? काफी क्लैरिटी दे दी मैंने। अब दोबारा से एक बार फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ। तो प्लान करने वाले लोग अलग, एग्जीक्यूट कराने वाले लोग अलग। अंडर फैक्ट्री मैनेजर 2 पर्सनल वुड वर्क, प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज, अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल वुड वर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। Instruction cart clerk would draft the instruction for the worker. Route clerk would specify the route of production. Time and cost clerk will prepare the time and cost sheet, and disciplinarian ensure discipline in the organization. Simple. Under production in charge 4 personnel would work, namely speed boss, gang boss, repair boss and inspector. काम क्या क्या? Speed boss ensure accurate and timely completion of job. Gang boss keep the machine and tools ready for operation on daily basis. रिपेयर बॉस काम क्या? एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद रिपेयरिंग का। और इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट द फिनिश गुड्स। और एक वर्कर को क्या करना है अपनी पूरी जिंदगी में? इन 8 फॉर्मेट से ऑर्डर लेने ही लेने हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप खत्म। डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, सब कुछ लिख दोगे। बच्चा कहता है बहुत मुश्किल टेक्निक है, इतना मैटर? मैं कहता हूं सारा मैटर बनाते हैं भैया हम, कुछ है ही नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। 1 मिनट है, डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम और फंक्शनल फॉर्मेनशिप पढ़कर बता दो ओके कहीं जल्दी से। बेटा सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है, दिस कंसेप्ट शुड बी एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल और शॉप फ्लोर लेवल। शॉप फ्लोर लेवल का मतलब यही होता है कि इसको ना एक्सटेंड कर दो, लोएस्ट लेवल तक ले जाओ, यानी कि वर्कर लेवल तक ले जाओ इस टेक्निक को। शॉप फ्लोर लेवल इसको बोला जाता है, लोएस्ट लेवल। बस यही लिखा है सेकंड लाइन। यही लाइन की प्रॉब्लम थी ना। चलो इतना तो हमने नोट्स बना के पता खा क्या पढ़ लिया, तो रटा रहता है कहाँ क्या लिखा है। बढ़ता है आगे। चलो बाबू एक टेक्निक बचती है, सेकंड नंबर पर लिखी गई है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन and simplification of work। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब बिल्कुल अलग है और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब बिल्कुल अलग है। अब समझना, पेपर में कुछ आया तो क्या करोगे। मान लो पेपर में ऐसी वर्डिंग्स आई जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को डिफाइन करती है और आपसे पूछा गया कि टेक्निक का नाम लिख दो जो टेलर ने। बच्चा ज्यादातर क्या लिख के आता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और टीचर 1 मिनट नहीं लगाता उसको काटने। बेटा टेक्निक का नाम स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ही है।
अगर आपको इस झंझट से बचना है, टेक्निक का नाम पूछे तो नाम तो पूरा ही लिखना है, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ब्रैकेट का यूज करो, ब्रैकेट में लिखो एंड द कंसेप्ट यूज्ड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उसने आपसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के बारे में पूछकर आपसे पूछ लिया कि टेक्निक का नाम बताओ, टेक्निक तो स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है, बात अलग है। अब केस स्टडी में जो कंसेप्ट पूछा गया वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है, तो आप दोनों के बारे में लिख दो, टेक्निक का नाम लिखो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क यूज करो, ब्रैकेट का एंड द कंसेप्ट यूज्ड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इससे आप बचे रहोगे, आधा नंबर काटने का भी मौका नहीं दोगे आप उसको। समझ में आ गया? अब अच्छा बेटा ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या कहता है। सबसे पहले बेटा मैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पर आऊंगा। बेटा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या कहता है, ये कहता है अनवांटेड साइजेस, अनवांटेड प्राइसेस, अनवांटेड डायमेंशंस, अनवांटेड शेप्स, अनवांटेड वर्टिकल्स, सबको खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो बिल्कुल। टेलर क्या कहता है समझने की कोशिश करना। बेटा लैक्मे ना एक क्रीम बनाता है, प्राइस आता है 99 में भी बनाता है, 399 में भी बनाता है, 799 में बनाता है और 999 में भी बनाता है। ये जो 999 वाली है ना बिकती नहीं, इसमें ह्यूज लॉसेस दे रखे हैं, बाकी तीनों बढ़िया प्रॉफिट मेकिंग है, 99 वाली बिकती नहीं, जितनी बनाता है सब वेस्ट होती है, सब कहीं ना कहीं लॉसेस में इंकर करती है। टेलर कहता है जबरदस्ती है क्या इसको चलाना, डॉक्टर ने बताया क्या इसको चलाना, ये एक अनवांटेड साइज है, इसको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, इस वर्टिकल को चलाने की कोशिश भी मत करो। नटखट एक पफ बनाता है, सबको पता है। अब वो पफ पहले सिर्फ येलो कलर की पैकेजिंग में आता था, ब्लू कलर की पैकेजिंग में भी आने लगा, मुझे नहीं पता ऐसा, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ब्लू कलर की पैकेजिंग वाला बिकता नहीं है, बिकता भैया येलो, वो जो ओरिजिनल है। इसने लॉसेस दे रखे हैं नटखट को, डॉक्टर ने बताया क्या ये वर्टिकल को चलाने के लिए, अरे हटा दो ना, अगर कोई चीज लॉस दे रखी है। टेलर कहता है अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से बचो। ठीक है डाइवर्सिटी करना अच्छी बात है, डाइवर्सिफिकेशन करना अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी डाइवर्सिटी भी नहीं। कई बार आप शार्क टाइम पे देखते होंगे, अगर आप देख रहे हो तो आजकल या ये सीजन जो लास्ट सीजन गया, मैंने कई एपिसोड में सुना लोग क्या करते थे, एक प्रोडक्ट शुरू करा वो भी ढंग से बिका नहीं, दूसरा ऐड कर लिया वो भी ढंग से नहीं बिका, तीसरा भी ऐड कर लिया, और भाई साहब सामने बैठे हुए जजेस या शार्क्स वो यही कह रहे थे, इतनी डाइवर्सिटी की तो जरूरत ही नहीं होती बिजनेस को, जबरदस्ती आपने डाइवर्सिटी कर रखी है। वो आपको वो कितनी बार ऐसा कह देते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर आपको ये बचे हुए वर्टिकल सब बंद करने होंगे, एक पे फोकस करना होगा, अगर आपने सुना है तो। वही सिंप्लीफिकेशन होता है। समझ में आ रही है बेटा बात, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या। मेरी 4 फैक्ट्री हैं, 3 प्रॉफिट में, एक लॉस मेकिंग है, अरे भैया किसने कहा इसको रन करना, बंद कर दो उठाकर, 3 चलाओ ना, अपने वही डायमेंशंस रन करो जो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग को चलाने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। एक छोटा सा टाइम पीरियड देखा जा सकता है लॉस मेकिंग चीजों पे, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट होगी तो ठीक, वरना बंद कर दो उठाकर। लोग सालों साल घसीटते रहते हैं लॉस मेकिंग चीजों को। समझ में आ रही है बेटा बात, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब बेटा बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की। बेटा ये क्या चीज है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, और वो टेलर कहता है स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट बी देयर फॉर द मेंस, फॉर द मशीन्स, फॉर द रॉ मटेरियल, फॉर द फिनिश गुड्स। वो टेलर कहता है ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेन के लिए भी, मशीन के लिए भी, रॉ मटेरियल के लिए भी, और फिनिश गुड्स के लिए भी। टेलर कहता है स्टैंडर्डाइजेशन इस लेवल का होना चाहिए फिनिश गुड्स में, इस लेवल का कि अगर हम 2 प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे एक दूसरे से तो कोई ये ना बता पाए पहला कौन सा दूसरा कौन सा। मतलब
इट प्रोड्यूसेस इंटरचेंजेबिलिटी। और बेटा बड़ी कंपनियां ना स्टैंडर्डाइजेशन में बिलीव करती हैं। आज मैं कहता हूं आज चले जाओ iCrest और मेरे को iPhone 15 Pro Max चाहिए और 50 निकलवा लो उनसे, 50 के 50 आपको एक जैसे मिलेंगे इन साइज, इन शेप, इन कलर, इन डायमेंशन, इन वेट, हर चीज में सिमिलर मिलेंगे आपको 50 के 50। इस लेवल के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है टेलर। और एक को दूसरे से रिप्लेस कर दो ना, कोई ना बता पाए पहला कौन सा दूसरा कौन सा। इस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन दैट इट प्रोड्यूसेस इंटरचेंजेबिलिटी। समझ में आ रहा है? खाली फिनिश गुड्स के स्टैंडर्डाइजेशन की बात नहीं करी टेलर ने, उसने कहा स्टैंडर्डाइजेशन मस्ट बी देयर फॉर द मैन। कल मैंने एक बात बताई थी, इस पूरे चैप्टर में जहां जहां वर्ड आएगा पर्सन, जहां जहां वर्ड आएगा मैन, क्या होगा उसका मतलब एम्प्लॉय। वो कहता है हर एम्प्लॉय के लिए भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब तक वो स्टैंडर्ड एम्प्लॉय अचीव नहीं कर लेगा, वो टारगेट अचीव नहीं कर लेगा, घर वो भी नहीं जाएगा। स्टैंडर्ड है वो तो पूरा करके ही जाना है। हर मशीन के लिए भी स्टैंडर्ड है। जब तक मशीन उतनी यूनिट बना लेगी, मशीन भी बंद नहीं होगी, मशीन भी चलती रहेगी जब तक उतनी यूनिट बनकर रेडी ना हो जाए। हर रॉ मटेरियल के लिए भी स्टैंडर्ड है। रॉ मटेरियल फैक्ट्री गेट पे उतना नहीं कि उसको शेप, साइज, कलर हर चीज पे चेक कर लो, तोल मोल लो, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही बिल्कुल ठीक होगा तभी ही फिनिश गुड्स बिल्कुल ठीक नहीं होगा। रॉ मटेरियल टूटा फूटा होगा तो फिनिश गुड्स कभी उससे बन नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो आपने एक फोन लिया बाय वन प्लस, उसका जो चार्जर है वो टाइप सी है, टाइप सी केबल है, और 1.5 साल आपने उस चार्जर को यूज किया और टाइप सी केबल खराब हो गई आज, ठीक है। अब मार्केट में गए, आप चाहते थे वन प्लस की केबल मिल जाए, कुछ ऐसा हुआ उस दिन आपको वन प्लस की केबल नहीं मिल पाई और आपका फोन स्विच ऑफ है, आपको आज केबल चाहिए थी, आपने सैमसंग की टाइप सी केबल ली और लेकर आ गए, ठीक है। एक बार बताओ उस जैक में लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? आपको नहीं लगता? कहीं तो स्टैंडर्डाइजेशन लिखा होगा कि टाइप सी कैसा होता है, हर कंपनियों का सेम हो जाता है। मुझे नहीं पता बेटा ये जो होल्डर है ये किस कंपनी का है। मैंने अभी रेंटेड प्रीमाइसेस लिया तो ये होल्डर लगा हुआ था, मुझे पता ही नहीं है। मैं बल्ब खरीद कर लाया, कोई फिलिप्स का है, कोई हेवल्स का है, कोई ग्रेट वाइट का है, कोई किसी कंपनी का है, और मैंने इस होल्डर में फिट किया और बिल्कुल फिट आ गया। आपको नहीं लगता कहीं कोई स्टैंडर्डाइजेशन है लिखा हुआ? इस लेवल के स्टैंडर्डाइजेशन की बात, इतना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक और प्रिंसिपल है फ्योल का जो मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना, देख लेते हैं पूरा होता है कि नहीं, कोशिश करते हैं पूरा करने की, कर ही देंगे वैसे तो। बाबू फ्योल का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, पढ़ लेना घर से, बस मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मेरी तरफ देखना। बाबू प्रिंसिपल का नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा फ्योल का कहना है a work can be performed more efficiently when it is divided into different tasks and each task must be performed by a specialist or a trained person। बाबू एक काम को आप तभी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आप उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और हर छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशलिस्ट और ट्रेंड वर्कर हो। कहने का मतलब क्या है बाबू, क्या बैंक में ऐसे काम होता है कि 10 एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉय को हमने कहा कि ना देख हमारे पास ना इस ब्रांच के पास 2000 कस्टमर है, 200 बंदों की जिम्मेदारी तू ले ले, इनके खाते भी तू खोलेगा, एफडी भी तू खोलेगा, क्रेडिट कार्ड भी तू इशू करेगा, डेबिट कार्ड भी, नेट बैंकिंग भी तू, लोन भी तू और लॉकर भी तू। दूसरे को कहा अगले 200 की जिम्मेदारी दे दी, तीसरे को अगले 200 की जिम्मेदारी दे दी, ऐसे करके 10 बंदों में 2000 अकाउंट बांट दिए। ऐसा होता है क्या बैंक में? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक डेडिकेटेड पर्सन है बेटा जो सिर्फ कैश काउंट कर रहा है, सिर्फ कैश डिपॉजिट हैंडल कर रहा है। एक और डेडिकेटेड पर्सन है जो सिर्फ कैश विड्रॉल हैंडल कर रहा है। एक पर्सन जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग देख रहा है। एक पर्सन है जो सिर्फ लॉकर देख रहा है। ऐसे ही तो होता है काम।
आपको पता है ये किस टेक्निक, किस प्रिंसिपल के हिसाब से है? डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से। तो वो डिवीजन ऑफ वर्क कहता है जो भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है, दैट टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टास्क। उस टोटल काम को ना छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, और उस छोटे छोटे टास्क को हम बोलते हैं प्यार से जॉब। एंड ईच जॉब मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट और अ ट्रेन्ड पर्सनल। और हर जॉब को परफॉर्म करने के लिए ना एक स्पेशलिस्ट और ट्रेन्ड पर्सनल, जब वो ट्रेन्ड पर्सनल उस एक काम को बार 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 करेगा, देन ही और शी विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। आप खुद सोचो, आज आपने क्या किया, एक आदमी को 15 दिन की ट्रेनिंग दी कैश काउंटिंग की, और आज कैश काउंटर पे बिठा दिया। आज वो पहले दिन कैश काउंट कर रहा है, उसने कैश काउंट करे और जो जो भी जमा कर रहा था उनके खातों में एंट्री कर दी, ठीक है। आज इसको कैश काउंट करते हुए 3 महीने हो गए, स्पीड कुछ बढ़ गई होगी। और आज इसको कैश काउंट करते करते 6 महीने हो गए, अब बताओ स्पीड बहुत बढ़िया हो गई होगी। आज कैश काउंट करते हुए 1 साल हो गया, अब बताओ बहुत तगड़ा हो गया होगा। ये डिवीजन ऑफ वर्क कहता है। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है वर्क बहुत एफिशिएंटली हो सकता है अगर आप उसको डिवाइड कर दो छोटे छोटे टास्क में, और हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ट्रेंड पर्सोनल ले आओ। और जो ट्रेंड पर्सोनल एक ही काम को बार बार करेगा ना, वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से स्पेशलाइजेशन अचीव होता है। एक बात बताओ, आपको कॉमर्स साइड पढ़वानी थी, ऐसा नहीं कर सकते थे एक टीचर रखते, एक ही सब्जेक्ट रखते कॉमर्स, वो आता और पढ़ाता 5 चीजें आपको, वही इकट्ठी किताब होती। भैया टोटल वर्क है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टास्क, उससे 5 सब्जेक्ट निकाल दिए उन्होंने अलग अलग। और आपका स्कूल क्या करता है, ईच टास्क इज परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेनिंग टीचर, एक्सपर्ट टीचर। बार 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 एक्सपर्ट बन चुका भैया, तगड़ा हो चुका है। आपको कितने साल बिजनेस स्टडीज पढ़ाई, सिर्फ 6 साल, सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाई। 6 साल के बाद मुझे लग रहा है चप्पा चप्पा रख चुका, और 3 इको ऐड कर दी, 3 साल सिर्फ बीएससी को पढ़ाई। उसके बाद फिर मैंने अकाउंट्स ऐड करी, 2 साल अकाउंट पढ़ाते हुए, 3rd ईयर, 11 साल हो गए टोटल। ऐसे नहीं हो जाती है अच्छी स्पेशलाइजेशन, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई? पूरा से एक आखिरी बात बोलूं बाबू, जिस दिन हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर चर्चा शुरू करी थी ना, उस दिन मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने एक बात बोली थी कि प्रिंसिपल ऑफ साइंस एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर पर लगते हैं। ये कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। सब सामने बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ साइंस एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करो, इवेपोरेट हो जाएगा ना, दुनिया में किसी मॉलिक्यूल चलेगा, ये सच है ना, एग्जैक्ट रिजल्ट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पे लगते हैं, ह्यूमन बीइंग पर लगते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर लगते हैं। हमेशा कैसा रिजल्ट देंगे, कभी नहीं। आप कह सकते हो कि हाँ प्रोबेबिलिटी है ज्यादातर ये रिजल्ट आएगा, पर हमेशा रिजल्ट आएगा आप कभी नहीं कह सकते। डिवीजन ऑफ लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, ऐसा बोला, हमेशा हमेशा स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। अब एक बात बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। बाबू साल से वो नोट ही काउंट कर रहा है, 1 साल हो गया। क्या होता है, ठीक है उसने साल एक ही काम कर रहा है, आपको तो लगेगा बड़ा स्पेशलिस्ट हो गया होगा। बाबू जब आदमी एक जैसा काम बार बार करता है ना, कई बार वो बोर भी हो जाता है, पता लगे एफिशिएंसी बढ़ी तो नहीं, गिर गई। उसने यार रोज तो नोट काउंट करता हूँ, आराम से करने शुरू। डिवीजन वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, हाँ मोस्ट प्रोबेबली लीड टू द स्पेशलाइजेशन, पर हमेशा स्पेशलाइजेशन होगा ऐसा कोई नहीं है। बिजनेस स्टडी में 1 साल में 2 या 3 बार कोर्स खत्म करता हूँ, 11 साल से बड़ा जरूरी नहीं है स्पेशलाइजेशन होगा। 33 बार बढ़ा दी। समझ में आती है बेटा बात? रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।